हेलो दोस्तों, सक्षम कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक क्लास 12 का एक फ्री बैच लेकर आया हूं भाई, जिसका नाम है प्रहार बैच। भैया क्या नाम है जिसका? प्रहार बैच। ये वो बैच है जहां पर भाई क्लास 12 के बच्चों को फ्री में भैया मैथ और फिजिक्स के कंसेप्ट और क्वेश्चंस कराए जाएंगे। भाई इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। यहां पर भाई हम आपको मैथ के और फिजिक्स के क्लास 12 के कंसेप्ट, टॉपिक, चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर और भैया विद एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, भाई वो सारी चीजें मैं यहां पर आपसे कंप्लीट करवाऊंगा मैथ और फिजिक्स के। टाइमिंग भाई ध्यान रखना, मैथ और फिजिक्स की टाइमिंग करेक्ट 4 PM है। अब डेली आपको 4 PM पर मैथ और फिजिक्स की भैया आपको क्लासेस मिला करेंगी, ठीक है। ये क्लासेस भाई मैं अभी आपको बता देता हूं, ये सारी क्लासेस अभी रिकॉर्डेड रहेंगी और भाई आप लोगों का अगर हमको प्यार मिलता है तो बहुत जल्द भाई ये क्लासेस मैं लाइव कर दूंगा, ठीक है। तो भाई आज हम बात करते हैं, आज मैं आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, भैया कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो भाई क्लास 12 की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर तो नहीं भैया, फर्स्ट यूनिट बोलेंगे। क्या है ये? आपकी फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो भैया मैंने आज सबसे पहली यूनिट उठाई है इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब मैं जानता हूं बहुत सारे स्कूलों में यार ये यूनिट स्टार्ट हो चुकी होगी और आप लोग बहुत मजेदारी से इस चैप्टर को पढ़ रहे होगे। तो भाई मैं भी आपको कुछ अपने तरीके से आज इलेक्ट्रोस्टैटिक सिखाऊंगा कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या क्या चीजें पढ़ने वाली होती हैं, किस किस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज हमारा पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने से पहले हमको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए किसके बारे में? भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या? हमारे पास भैया थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए किसके बारे में? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या, ठीक है। जैसा कि भाई आपको यहां पर समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, आप देख पा रहे होगे भाई ये दो वर्डों से मिलकर बना है। किस किस से? एक तो भाई इलेक्ट्रो और भैया दूसरा है स्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक भाई आपको समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रो आपने भाई कहीं पर पढ़ा होगा, कहीं पर कभी तो पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन से संबंधित भाई आपने कभी ना कभी तो कुछ वर्ड सुने होंगे। तो भाई ये इलेक्ट्रो जो है, ये यहां पर जो इलेक्ट्रो लिख रहा है, ये जो इलेक्ट्रो लिख रहा है भाई, इसी को अगर मैं दूसरी तरीके से बात करूं तो आप समझ पाओगे भैया ये इलेक्ट्रॉन से मिलकर, ये इलेक्ट्रॉन से बना है इलेक्ट्रो। और इलेक्ट्रॉन के भी हम भाई थोड़ी देर में बात करेंगे। यहां इलेक्ट्रो को समझो, इलेक्ट्रो का मतलब है भैया चार्ज। अभी हम इनकी बात करेंगे, ये चार्ज और है क्या। स्टैटिक का मतलब आपने भाई 9th और 10th क्लास में पढ़ा था, स्टैटिक और डायनामिक कभी तो पढ़े होंगे 9th 10th क्लास में फिजिक्स में, स्टैटिक और डायनामिक। तो भाई स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो भाई यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है भाई चार्जेस, ऐसे चार्जेस जो कैसी पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन में है। तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमको क्या पढ़ना है? ऐसे चार्जेस के बारे में पढ़ना है जो भाई कैसी पोजीशन में रहेंगे? रेस्ट की पोजीशन में रहेंगे। तो उसी चीज को, ऐसे चार्जेस के बारे में पढ़ना जो चार्जेस आपके रेस्ट की पोजीशन में है, उसी स्टडी को भाई हम क्या बोलते हैं? उसी स्टडी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पहले सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या? जहां पर हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे और वो चार्जेस भाई कैसी पोजीशन में होंगे? रेस्ट की पोजीशन में, उसको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलूंगा, ठीक है भैया। क्या बोलेंगे उसको हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और यहां पर भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम बात करते हैं, ये एक हमारी यूनिट है। क्या है भाई? यूनिट। याद रखना चैप्टर नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। यूनिट में भैया हमारे पास जो पहला चैप्टर है वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या है दोस्त? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो अब हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो पहला चैप्टर है हमारी फिजिक्स का, हम उसके बारे में बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं भाई आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आ गया हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या भाई? ऐसे चार्जेस के बारे में स्टडी करना जो कैसी पोजीशन में है? रेस्ट की पोजीशन में है। उन्हीं चीज को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में भैया हमारा पहला चैप्टर है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। भैया कौन सा चैप्टर है हमारा? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है दोस्त। तो हम भाई अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला
क्वेश्चन ये भी तो चलते हैं, मतलब चैप्टर है भाई, हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में भाई हम पहले चैप्टर पर पहला कदम रखने जा रहे हैं कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है भाई कहां से स्टार्ट होगा, किस तरीके से। तो भैया हम स्टार्टिंग करते हैं व्हाट इज चार्ज। सबसे पहले सिंपल सी बात के बारे में जानते हैं भाई चार्ज क्या है। देखो मैं अभी आपको कुछ 2-3 एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं और ये बताना कि आपने ये एक्सपेरिमेंट किया है या नहीं। देखो मैं आपको साफ साफ लफ्जों में बताऊं तो भैया आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा कि कभी आपने अगर अपने बाल काटते हो तो भाई कॉम्ब जब करते हो अपने हेयर्स को, जब आप अपने बाल काट रहे होते हो तो उसके बाद अगर आप अपने उस कंघे को, उस कॉम्ब को किसी कागज के पीसेस के पास लेकर जाते हो तो आपने देखा होगा वो कागज के पीसेस उस कॉम्ब से, उस कंघे से भाई चिपक जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई? चिपक जाते हैं। क्या कारण था? क्या आपने कभी जानने की कोशिश करी कि भाई ऐसा क्यों हुआ? दूसरी चीज भाई आपने ये चीज देखी होगी कि अगर कभी भाई आप लोगों ने टीवी ऑन करी है और टीवी ऑन करने के बाद आप देखो, बचपन में हम छोटे छोटे थे ना, ये सारे काम करते थे। बचपन में हम क्या करते थे, जैसे टीवी ऑन करते थे तो हमको पता होता था भाई इसके पास से निकलो, टीवी के पास से, तो ये जो आपके बाल हैं वो इस टीवी की तरफ खींचने स्टार्ट हो जाते थे हाथ के। ठीक है भाई, करके देखा होगा। और जब आप यहां से गुजरते थे तो भाई एक साउंड भी आती थी, चिर 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 इस तरीके से आवाज भी आती थी। ये सारी चीजें भाई आपने एक बार अपने बचपन में जरूर करी होंगी। ठीक है, तो वही उसी चीजों को, लेकिन आपने वहां पर कभी जानने की कोशिश नहीं की कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। देखो फिजिक्स, मैं बताता हूं फिजिक्स है क्या। फिजिक्स यही सारी चीजों को फिजिक्स बोलते हैं। हमारे आसपास में भाई जो भी चीज घट रही है, हमारे आसपास में जैसी भी घटना है घट रही है, उन सब के बारे में पढ़ना ही भाई क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। क्या? हमारे आसपास घटने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ना, मतलब हमारे आसपास होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनकी स्टडी करना भाई यही फिजिक्स कहलाता है। तो कभी हमने कोशिश नहीं करी उस टाइम पर कि भाई ऐसा क्यों हुआ, लेकिन भाई अब हमको पढ़ना है तो अब हमको स्टडी करनी पड़ेगी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल थे। किस चीज के एग्जाम्पल थे भाई? चार्ज के। किस चीज के एग्जाम्पल थे भैया? चार्ज के। अब चार्ज की बात करते हैं। चार्ज में आपने देखा होगा, देखो पहले यहां पे मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूं जो यहां लिख रही है। दूसरी डेफिनेशन में बताऊंगा आपको। यहां लिख रहा है द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। भाई क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी? एक मटेरियल की, एक ऐसी प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट कैन एक्सपीरियंसेस, मतलब भैया जिसकी वजह से वो एक एक्सपीरियंस करे। किस चीज का अनुभव करे भैया? किस चीज का? इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी, किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन को क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है। भाई उसी को हम क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। ठीक, अब देखो आपके स्कूल में एक डेफिनेशन लिखाई गई होगी कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक का मतलब होता है, मैं बता देता हूं भाई, आपको लिखवाई गई होगी, बिल्कुल लिखवाई गई होगी, यही डेफिनेशन लिखवाई गई होगी। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच, सेम कहानी है, जो यहां लिख रहा है वही वो है। ठीक है, इंट्रिंसिक का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट की खुद की ऐसी प्रॉपर्टी, मतलब उसकी प्रॉपर्टी ये बाहर से नहीं आई है, उसके खुद के अंदर से जनरेट हुई है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर या फिर अपने ऊपर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्शन आप जानते हो भैया, किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करना, और भैया रिपल्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अपने से प्रतिकर्षित करना। ठीक है, हम जानते हैं भैया या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करे या अपने से रिपेल करे, तो भैया इसी चीज को हम चार्ज बोलते हैं। एक ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट या तो दूसरे ऑब्जेक्ट को या फिर खुद पर या तो दूसरे ऑब्जेक्ट पर या फिर खुद पर एक ऐसा फोर्स लगाए। कौन सा फोर्स भैया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन। भाई इसी को मैं क्या बोलता हूं? इसी चीज को बोला जाता है भैया क्या? चार्ज। तो चार्ज, अब सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बात करेंगे भैया? चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है, एक बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, जिसकी वजह से ड्यू टू विच इट कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल फोर्स, भैया जिसकी वजह से वो एक इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन का। भाई सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहां पर आपको डेफिनेशन बता दी। क्या हो गई डेफिनेशन? द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। भाई इसी को ही हम क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। किसको हम चार्ज बोलते हैं? इसी चीज को। देखो भाई मैंने दो आपको एग्जांपल दिए, एक कौन सा? एक तो कॉम वाला।
आपने करके देखा होगा, कभी तो करा होगा। दूसरा भाई मैंने एग्जांपल दिया था, कौन सा दूसरा एग्जांपल मैंने दिया भैया आपको, ये टीवी वाला, ठीक, 2 एग्जांपल दिए। तीसरा एग्जांपल भाई मैं यहाँ पर डायग्राम के साथ लेकर आया हूं, कभी आपने नहीं करा होगा, कभी नहीं करा होगा, लेकिन मेरे यहाँ पर भाई जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं, मैंने उनको ये एग्जांपल बताया था भाई, एक बार जरूर करके देखना, ठीक है। कभी मौका मिला तो भाई मैं एक लाइव वीडियो बनाऊंगा, ऐसे एग्जांपल करवा के जरूर दिखाऊंगा। ये एग्जांपल भी भाई मैं करवाऊंगा। देखो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल की बात सुनते हैं। यहां पर हमारे पास एक क्या था, एक ऑब्जेक्ट क्या था, बैलून। कभी आपने देखा है क्या बैलून, बैलून को आप भाई इस टैप के पास लेकर गए, देखो यहां से इस टैप से पानी निकल रहा था, और पानी का भैया डायरेक्शन देखो इस तरीके से है। मैं आपको दोबारा से दिखाने की कोशिश करता हूं, भैया इस पानी का जो डायरेक्शन है, वो इस पानी का डायरेक्शन कुछ ऐसे है। तो भैया क्या आपने कभी देखा है कि पानी का डायरेक्शन टैप से इस तरीके से होता हुआ? आपने कभी नहीं देखा। पानी का डायरेक्शन जो होता है भैया बिल्कुल इस तरीके से सीधा होता है। तो यहां पर ऐसा क्या हुआ, यहां पर भी भाई सेम कहानी यही हुई, यहां पर भी भैया सेम कहानी यही हुई। क्या हुई भैया, ये जो ऑब्जेक्ट था, ये क्या था, बलून, ये बलून आपके इस वाटर को अपनी तरफ भाई क्या करना स्टार्ट कर रहा था, अट्रैक्ट करना। इस वजह से भाई ये पानी सीधा ना जाकर इस बैलून की तरफ अट्रैक्ट होने लगा, और इसने भैया इस तरीके का पाथ ले लिया, ठीक है। किसकी वजह से हुआ था भाई ये हुआ था चार्ज की वजह से। किसकी वजह से दोस्त, चार्ज की वजह से। तो मेरे ख्याल से चार्ज आपको समझ में आ गया होगा भैया। चार्ज क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से या तो वो या दूसरा ऑब्जेक्ट एक इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस करे। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स। और भैया ये वाला जो फोर्स है वो अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्शन का भी हो सकता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं भैया, इसके बाद बात करते हैं। देखो इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गया, चार्ज हो गया। अब देखो हमारे पास आता है भैया चार्ज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। भैया चार्ज को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, तो भैया जो चार्ज होता है, चार्ज को रिप्रेजेंट करा जाता है भैया किससे, स्मॉल क्यू से। किससे भाई, स्मॉल क्यू से। कभी कभी आप इसको भाई कैपिटल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसको रिप्रेजेंट भैया स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से कर सकते हैं, ठीक है। इसकी अब देखो, जिसको अब आप एक चीज जानते होंगे भैया, फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं उनकी भैया यूनिट भी होती है, उनकी यूनिट भी होती है, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं भैया, ये जो मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी चार्ज, इसकी कोई यूनिट तो होगी भैया। ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया भैया, ये क्यू, ये क्या था हमारा, ये तो भैया हमारा क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया कि हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब भैया हम बात करेंगे चार्ज की, सॉरी यूनिट की। भैया चार्ज की जो यूनिट होती है, भैया यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है। आप कहोगे सर चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम। क्या होती है दोस्त, कूलाम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं भैया कैपिटल सी से। चार्ज की यूनिट क्या होती है दोस्त, कूलाम होती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल सी से। तो मेरे ख्याल से आपको यहां तक बातें समझ में आएंगी। चार्ज होता क्या है, चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, और भैया चार्ज की यूनिट क्या होती है। तो चार्ज की यूनिट होती है दोस्त क्या, कूलाम। यहां तक चीजें क्लियर। ये एक एग्जांपल था जहां पर हमने आपको ये दिखाया कि भैया कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ या तो अट्रैक्ट कर रहा होगा, खींच रहा होगा, या अपने से दूर भेज रहा होगा, ठीक है। अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद भाई देखो, अभी हमने चार्ज पढ़ा, आपने केमिस्ट्री में 2-3 चीजें देखो, ये केमिस्ट्री लेकर आया हूं मैं यहाँ पर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, ये सारी चीजें आप लोग जानते हो, केमिस्ट्री में पढ़कर आए हो। देखो भैया आपने न्यूट्रॉन भी पढ़ा था केमिस्ट्री में दोस्त, आपने प्रोटॉन भी पढ़ा था, आपने भैया न्यूक्लियस भी पढ़ा है, और आपको इलेक्ट्रॉन भी पता है। आपको ये चारों चीजें पता है केमिस्ट्री में भैया क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अगर मैं आपसे कहूं भाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ठीक। प्रोटॉन क्या होता है, आप कहोगे सर प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। मैं पूछूं भैया न्यूट्रॉन क्या होता है, आप कहोगे सर न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। और न्यूक्लियस क्या होता है भैया, न्यूक्लियस वो जगह होती है सर जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक साथ रहते हैं। कौन सी जगह भैया, न्यूक्लियस वो स्पेस है जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक साथ रहते हैं। भाई ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल सी, आप सही कह रहे हो। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट कहां से आया भाई, आपने ये बात करी पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। अब हमने भी यहां पर 2 ही टाइप लिखे हैं। आपने देखा कि भैया पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव हो गया और प्रोटॉन पॉजिटिव हो गया। भाई मैंने यहां पर भाई मैंने 2 ही चीजें लिखी हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज और एक भाई नेगेटिव चार्ज, ठीक। एक कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और एक कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। भाई पहले आप मेरे को एक चीज बताइए, हमारे पास जो भी एटम होता है वो कैसा होता है। अगर उसकी बेसिक कंडीशन की बात करी जाए तो भाई वो एटम किस तरीके से होता है, ठीक है। आप लोग कहोगे सर
अगर बेसिक एटम की बात करी जाए तो उस एटम पर कोई भी चार्ज नहीं होता। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आपने बिल्कुल बात सही कही कि भैया किसी भी एटम पर अगर मैं सिंपल एटम लेता हूं तो उस एटम पर कोई भी चार्ज नहीं होता। वेरी गुड, आपने सही बोला कि भैया कोई भी चार्ज नहीं होता। अब हम बोलते हैं यहां से, अब मैंने कहा ठीक है, इस बात का मतलब बताइए पहले आप, क्या कि भैया आपने जो अभी कहा कि सर किसी भी एटम पर, मतलब अगर उसकी इनिशियल बेसिक कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो किसी भी एटम पर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो मैंने आपसे छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा, ठीक है आपकी बात को मैं बड़ी करता हूं, अब पहले इस बात का मतलब बताइए कि कोई भी चार्ज नहीं होता। इस बात का मतलब क्या हुआ? अब आप कहोगे सर इस बात का मतलब यह हुआ कि हम जानते हैं जो हमारे पास एटम होता है उस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं। ठीक है भैया, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं किसी भी एटम पे। अभी आपने कहा भैया इलेक्ट्रॉन जो होता है, प्रोटॉन भैया पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन भैया नेगेटिव चार्ज होता है, यही बात आपने कही। ठीक है भाई, तो ये बताओ अगर किसी एटम पर भाई ये मैं बना देता हूं एटम, आप कहोगे सर ठीक है आपने एक एटम बना दिया, इस एटम पे दोस्त ये सपोज करके चलो, इस एटम पे ये सपोज करके चलो भैया 8 इलेक्ट्रॉन थे। कितने थे इलेक्ट्रॉन? 8। तो आप कहोगे सर अगर 8 इलेक्ट्रॉन आपने बनाया तो आपको 8 प्रोटॉन भी बनाने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई मैं 8 प्रोटॉन बना देता हूं। तो भैया 8 इलेक्ट्रॉन भी थे इस पर और 8 प्रोटॉन भी थे, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है भाई, यहां पर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन थे और भाई 8 प्रोटॉन थे। तो अब आप कहोगे कि सर अब इस वाली कंडीशन में हमारे पास एक कंडीशन ये निकल कर आई कि भैया माइनस का जो चार्ज है वो 8 है। ठीक है भाई, और भैया प्लस का प्रोटॉन की वजह से भी 8 है। अब भैया आप मेरे को ये बताओ -8 और +8 कितना होता है? आप कहोगे सर -8 और +8 ये तो 0 हो गया। तो इसी वजह से भैया प्रोटॉन पर चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इक्वल होते हैं। इसी वजह से जो हमारा एटम होता है वो बेसिक कंडीशन में भाई कैसा होता है दोस्त? न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भाई फिर आए कहां से? अब मेरे को ये बताओ, आपने कभी ये देखा था Na+? इस Na+ का मतलब क्या था? आपको पता होगा सर इस Na+ का मतलब ये है कि इस सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है भाई, इस सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है भैया, आपकी बात को मैं बड़ा करता हूं, इस इलेक्ट्रॉन इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। क्या आप ये बोल सकते थे सर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव लग रहा है, इसका मतलब एक प्रोटॉन आ गया होगा? ये भी तो बोल सकता था मैं प्लस का मतलब, लेकिन नहीं कहोगे सर क्या आप बेवकूफ बना रहे हो हमें। नहीं भाई मैं बेवकूफ नहीं बना रहा, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, ये बताओ मैं इस प्लस का मतलब तो मैंने अभी आप कह रहे थे सर प्रोटॉन होता है, इस प्लस का मतलब अगर प्रोटॉन होता है तो इसका मतलब इस सोडियम के पास प्रोटॉन आया होगा ना? नहीं, चलो मैं बात क्लियर करता हूं, सुनो भाई। देखो अगर आप इलेक्ट्रॉन गया, आपकी बात बड़ी करते हैं कि भैया इस सोडियम से इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इलेक्ट्रॉन गया, तो भैया इलेक्ट्रॉन गया है तो इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से गया है तो इलेक्ट्रॉन कहीं से आ भी सकता है। दूसरी चीज, क्या प्रोटॉन कहीं जा सकता है और प्रोटॉन आ सकता है? क्या प्रोटॉन कहीं जा सकता है और प्रोटॉन आ सकता है? तो देखो भाई मैं कहूं आपसे, क्या भैया ये जो मेरे पास यहाँ पर प्रोटॉन ये यहाँ पर बैठा हुआ है, भैया ये बैठा रेड कलर में, ये जो प्रोटॉन बैठा है, क्या भाई ये कहीं जा सकता है? आप कहोगे नहीं सर ये कहीं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? भैया ये एक ऐसी प्लेस पर है जो बिल्कुल हमारे एटम के बीचों बीच में होती है, और उस एटम के बीचों बीच को जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, उस न्यूक्लियस को भाई चारों तरफ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों ने घेर रखा होता है। कितने भैया? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। इसको मैं एक तरीके से भाई आपको चक्रव्यूह की तरीके से बोल सकता हूं कि भैया जो राजा था वो बीच में बैठा हुआ है, ये रहा भैया राजा, इसके सैनिकों ने इसको बाहर से घेर रखा है। जो सैनिक, जो इलेक्ट्रॉन हो गए भैया वो सैनिक हो गए। तो भैया अगर तुमको चक्रव्यूह में एंटर करना है तो तुमको भाई बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और अभी तक मैं बात करूं भैया, हम इतनी एनर्जी नहीं दे सकते कि भाई हम यहां से इलेक्ट्रॉन को खींच के ले आए, या इलेक्ट्रॉन को भैया यहां पर हम अपने राजा को यहां पर जाकर बैठा दे।
या तो इसके राजा को लेकर आ जाए या अपने राजा को मतलब या तो प्रोटॉन बाहर निकाल ले या प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पहुंचा दें, हम इतनी एनर्जी नहीं दे सकते। तो भैया कभी भी अगर कोई भी चीज आती है और जाती है तो भैया वो कौन होते हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भैया किसी भी एटम पर इलेक्ट्रॉन ही आते हैं और इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं, ये पहला कंसेप्ट हमको ध्यान रखना है। क्या भाई, किसी भी एटम पर इलेक्ट्रॉन आते हैं और इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है दोस्त, किसी भी एटम पर इलेक्ट्रॉन आते हैं और इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग अब भाई आप ये बताओ, अगर भैया यही कहानी होनी है तो भैया मैंने यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए दोस्त, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। जब भाई मैंने यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो अब बताइए अब कंडीशन क्या बनेगी। आप कहोगे सर अब जो कंडीशन बनेगी, 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए होंगे तो भैया यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, 6। भाई प्रोटॉन के साथ आपने कुछ करा, आपने भैया प्रोटॉन के साथ कुछ भी नहीं करा, तो प्रोटॉन कितने बचे भैया, आप कहोगे सर प्रोटॉन बचे हैं हमारे पास 8। अब आ जाइए यहां पर, अब बताओ भाई यहां पर माइनस का कितना दोस्त, 6, और भैया प्लस का कितना, 8। तो भैया ये कितना बना, प्लस के 2। तो भाई प्लस, ये प्लस का चार्ज ऐसे आता है। तो भैया पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, हमारे पास 2 तरीके के हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्ज आया कैसे भाई, पॉजिटिव चार्ज जब आया जब किसी एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए। भाई कब आया, फिर से बात कर रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज कब आया, जब किसी एटम ने अपने कुछ इलेक्ट्रॉन अपने में से निकाल दिए। निकालने का मतलब भाई उसने किसी को दे दिए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज कर रहा है, मतलब भैया वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, तो उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। कैसा चार्ज आता है भाई, पॉजिटिव। क्यों आता है, मैं यहां पर लिख देता हूं भैया, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। भैया ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की वजह से भैया किसी पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। अभी धीरे धीरे सारी बात करेंगे। ठीक है, तो धीमे धीमे एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले चार्ज की बात करी, चार्ज क्या था, फिर टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करें, सारी बातें धीमे धीमे। अब देखो दूसरी कहानी, आप कह सकते थे कि सर यहां पर मैं इस इलेक्ट्रॉन को दे भी तो सकता था। ठीक है भाई, मैं कहता हूं ठीक है, आ जाओ दोस्त दे देते हैं। यहां से एक कंडीशन हम इधर बना लेते हैं, जहां पर भैया हमने 2 इलेक्ट्रॉन हमने भैया दे दिए। जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो भैया इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, आप कहोगे सर पहले 8 थे, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए गए हैं तो अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अभी भी दोस्त कितने हैं, आप कहोगे सर प्रोटॉन अभी भी 8 है। तो भैया यहां से अगर मैं छोटा सा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूं तो भैया -10 + 8 भैया कितना होता है, -2 होते हैं। तो भैया चार्ज कैसा आया, अब आया चार्ज दोस्त माइनस का। तो भाई मेरे को कंसेप्ट में क्या समझ में आया कि भाई अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उस पर भैया पॉजिटिव चार्ज आएगा, और भैया कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ले रहा है, तो भैया उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं तो भैया पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन भैया गेन हुए हैं तो भैया कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में भाई हमारी कहानी यहां तक क्लियर हुई। देखो चार्ज क्लियर हुआ, पहले हमने चार्ज क्लियर करा, चार्ज के बाद भाई हमने यहां पर एक टाइप्स ऑफ चार्जेस क्लियर कर लिए। भैया टाइप ऑफ चार्जेस क्लियर कर लिए। अब टाइप ऑफ चार्जेस के बाद भाई हम कुछ बातचीतें करते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस में ही कुछ थोड़ी बहुत बातचीतें करते हैं। भैया यहां पर कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं, यहां पर आप लोग देखो तो भाई कुछ पॉइंट लिख रहे हैं। पहला पॉइंट क्या लिख रहा है, आप कहोगे सर पहला पॉइंट लिख रहा है अपार्ट फ्रॉम चार्ज, मतलब चार्ज को छोड़कर, चार्ज एनर्जी, अपार्ट फ्रॉम चार्ज एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम एंड मास आर ऑल्सो क्वांटाइज। देखो अभी मैं भाई इसकी बात करूंगा भाई, ये इसका मतलब क्या था, क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, इन चीजों की बात करेंगे। ठीक है भैया, क्वांटाइज की बात करेंगे, आगे और पढ़ लेते हैं। एंड दैट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटम। क्वांटम का मतलब भैया सबसे छोटी वैल्यू, क्वांटम का मतलब समझो पहले, जब सबसे छोटी वैल्यू की ही बात कर रहे हैं तो भैया मैं ये बात कर लेता हूं, यहां पर इसने लिखा है अपार्ट फ्रॉम चार्ज एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम और मास आर ऑल्सो क्वांटाइज। भैया ये भी क्या होते हैं, क्वांटाइज। देखो आपने क्वांटा पढ़ा होगा, फोटोन पढ़े होंगे, अभी आप पिछली 11th क्लास में पढ़कर आए होंगे। ठीक है, तो मैं बता देता हूं, यहां पर ये जो वर्ड लिख रहा है क्वांटम, में बोल सकता हूं भैया किसी क्वांटम एक तरीके से हम स्मॉलेस्ट यूनिट को बोल सकते हैं या उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू।
ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो भैया यहां पर ये बताने की यही कोशिश कर रहा था, क्वांटम ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी की बात करता हूं तो भैया एनर्जी की जो क्वांटम जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो h म्यू से रिप्रेजेंट करी जाती है भैया, किससे? h म्यू से। एंड दैट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और भैया एंगुलर मोमेंटम का क्वांटा जो होता है वो कितना होता है? h/2π। भाई कितना होता है? h/2π। क्वांटम ऑफ मास इज नॉट नोन टिल डेट। भैया आज तक हमको ये नहीं मालूम पड़ा कि मास का क्वांटम कितना है। क्वांटम मतलब भैया मास का सबसे छोटा, अगर वैल्यू की बात करी जाए, वैल्यू में, मैग्नीट्यूड में बात करी जाए भैया सबसे छोटी वैल्यू, तो अभी तक हमको पता नहीं चली है। इसका मतलब भैया एनर्जी की बता दिया, एनर्जी कितना है हमारे पास? h म्यू। एंगुलर मोमेंटम कितना है? h/2π। ठीक है दोस्त, h/2π। तो भैया मास का पता नहीं है। इसका मतलब भैया चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू पता होगी ना हमें। जब उसने यहां पर इतना बोला, चार्ज के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू हमको पता है। हाँ तो भाई चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू, चार्ज की भाई सबसे छोटी वैल्यू, इसको स्टार बना के लिख लेना भैया। चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है भैया? 1.6। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है भैया माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। कितना भैया? माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। भैया प्रोटॉन पर बात करूं तो भैया इतना ही चार्ज प्रोटॉन पर होता है, लेकिन दोस्त वो कैसा होता है? वो होता है भैया प्लस का। और 1.6 भैया ये जो है क्यू मिनिमम, अगर क्यू मिनिमम की भैया मैं बात करूंगा तो वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो भैया चार्ज की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है भैया? मिनिमम वैल्यू 1.6 इंटू 10 एक ऑब्जेक्ट पर, मतलब एक चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो सकती है मिनिमम किसी भी ऑब्जेक्ट पर। ठीक है दोस्त, आगे बात करते हैं। इसके बाद द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एंटिटीज। आपने भाई एक वर्ड सुना होगा, क्वार्क। ठीक है, आपने यार ये शीशे जो बनते हैं, जो कांच के शीशे बनते हैं, और एक बार अब तो वो भी आने लगी है, वो फाइबर टाइप की जो आने लगी है व्हाइट कलर की। भाई ये सारी चीजें भाई किससे मिलकर बनती हैं? ये मिलकर बनती है भैया क्वार्क से। जिस पर चार्ज होता है प्रोटॉन पर कितना भैया? सॉरी यार, ये यहां पर एक गड़बड़ी हो गई है, यहां पर यार ये वैल्यू गलत लिख गई है। ठीक है, 2/3 है ये भैया। ये कितना है? 2/3 प्लस माइनस 2/3 ठीक है। और भैया एक जगह भैया एक पर हमारे पास कितना होता है? इस पर प्लस के 2/3 और भैया इस पर माइनस के 1/3 इस तरीके से होते हैं। ये आपके कंसेप्ट का नहीं है, तो इसको भाई हम भूल सकते हैं। लेकिन यहां पर ये बात जो लिख रही थी इसको ध्यान रखना है। क्वांटम ऑफ चार्ज इज स्टिल ई। कितना होता है भैया? ई का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। इसका मतलब मिनिमम चार्ज भैया कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। तो यहां से मेरे को इतनी बात समझ में आ गई भैया, क्यू की अगर मैं बात करूंगा मिनिमम वैल्यू की, तो भाई कितनी आएगी? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। ठीक है दोस्त, चलो आगे बात करते हैं भैया। टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात कर ली। जब भैया हमने टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात कर ली है, तो भैया अब हम आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की। किसकी दोस्त? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की। तो भैया सबसे पहली प्रॉपर्टी यहां पर दोस्त, अगर मैं सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करूंगा तो आप सब लोग वाकिफ हो इस फर्स्ट प्रॉपर्टी से। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि लाइक चार्ज जो होंगे वो रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्ज जो होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। क्या कहोगे दोस्त? आप कहोगे सर लाइक चार्ज जो होते हैं भैया ये क्या करते हैं? रिपेल करते हैं भैया। क्या करते हैं? रिपेल। और भाई अनलाइक चार्ज जो होते हैं भैया वो क्या करते हैं? वो करते हैं अट्रैक्ट। ठीक है दोस्त, ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लाइक चार्जेस भैया रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। इस बात का दोस्त मतलब क्या हुआ सर? इस बात का मतलब होता है कि भैया प्लस और प्लस वालों के बीच में, या माइनस वालों के बीच में भैया क्या लगेगा? रिपल्शन। कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्शन फोर्स भैया। कौन सा? रिपल्शन फोर्स। ये रिपेल करेंगे। और भैया हम जानते हैं भैया प्लस और माइनस के दोस्त ये क्या करेंगे? आप कहोगे सर ये एक दूसरे को भैया क्या करेंगे? ये करेंगे अट्रैक्ट।
ठीक है भाई, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी मेरे पास होती है क्या, कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। भाई दिखाऊंगा अभी दिखाऊंगा। देखो मजेदार चीजों के लिए हमको थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा, हर तरीके से सिखाई जाएगी आपको चीजें, कुछ ऐसी चीजें भी सिखाई जाएंगी भाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करवा के भी दिखाया जाएगा। सिर्फ पढ़ाने से मतलब नहीं रखना है, पढ़ाने से मतलब नहीं है कि यहाँ पर आए, बोला, लिखा और काम खत्म, नहीं भाई, यहाँ पर करके भी कुछ ना कुछ चीजें करके दिखाई जाएंगी, कुछ ऐसा तो दिया जाएगा जिससे आपके दिमाग में भाई सीधे बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ तक पहली प्रॉपर्टी याद हुई क्या, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो भैया रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है भाई, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर आप बात करोगे, भैया दूसरी प्रॉपर्टी बताइए, दूसरी प्रॉपर्टी आप क्या कहोगे कि सर हमारे पास जो चार्ज होता है, क्या बताओ चार्ज की कोई डायरेक्शन होती है क्या दोस्त, चार्ज की कोई डायरेक्शन होती है। आप कहोगे सर हमारे पास जो चार्ज है, चार्ज वो स्केलर होगा, स्केलर होने का मतलब क्या है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब क्या हो गया दोस्त, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्या नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती, चार्ज की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, और इस वजह से चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। भैया थर्ड प्रॉपर्टी में हेडिंग बनाकर लिख रहा हूं दोस्त, आप लोग भी ध्यान रख लेना, चार्ज एडिटिव नेचर। चार्ज जो होता है भैया वो कैसा होता है, एडिटिव नेचर का होता है। एडिटिव नेचर का मतलब अगर मैं बात करता हूं, जैसे सपोज करो भाई मेरे पास एक सिस्टम था, मेरे पास भैया एक सिस्टम था, मैं यहां पर कुछ बनाने की कोशिश करता हूं। चलिए भाई, मेरे पास एक सिस्टम था, हम कुछ इस तरीके से बना, चलो ये बना लेते हैं भाई। हमारे पास एक जिस सिस्टम था, इस सिस्टम में दोस्त कुछ चार्जेस रखे हुए थे, यहाँ पर कुछ भाई चार्जेस रखे हुए हैं। एक चार्ज भाई ये रखा हुआ है प्लस का 2 कूलम, एक चार्ज भैया यहाँ रखा हुआ है माइनस का 3 कूलम, एक चार्ज भैया यहाँ रखा हुआ है प्लस का 15 कूलम, भैया एक चार्ज रखा हुआ है माइनस के 20 कूलम। भैया ये कुछ चार्जेस रखे हुए हैं। अगर मैं एडिटिव नेचर का मतलब होता है, जैसे आप बात करो, क्या आप फोर्स दे रखा है मेरे को एक 2 न्यूटन का, 2 न्यूटन का, और भैया एक और फोर्स है F2 है मेरे पास भैया 3 न्यूटन का। तो नेट फोर्स अगर आप मैं बात करूं यहाँ पर नेट फोर्स, तो क्या आप इसको ये कहोगे नेट फोर्स भैया इन दोनों की वजह से इन दोनों को सीधे सीधे जोड़ दो, नहीं कहोगे ना भैया। ये क्या था हमारा, हम जानते भैया ये वेक्टर है, ये वेक्टर डायरेक्ट नहीं जोड़ते, उनको जोड़ने का भैया एक वेक्टर फॉर्मूला होता है, वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग ही हम जोड़ पाएंगे। तो भाई यहाँ डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, तो भैया ये वाली चीजों को हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, जिनको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं उसको हम भैया एडिटिव नेचर बोलते हैं। मतलब भैया किसी भी अगर सिस्टम की अगर मैं बात करूं भैया, सिस्टम पर जो नेट चार्ज होगा, इस सिस्टम पर जो नेट चार्ज होगा कहां से मिलेगा, वो मिलेगा प्लस का 2 कूलम, प्लस का 15 कूलम माइनस का 3 कूलम और माइनस का 20 कूलम। तो भैया ये कितना आ जाएगा आपके सामने, माइनस का 6 कूलम। तो भैया इस पर जो क्यू नेट है, वो कितना है, माइनस का 6 कूलम। इसको बोलते हैं दोस्त एडिटिव नेचर। क्या बोलते हैं भाई, एडिटिव नेचर। चलो नेक्स्ट पर बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं भैया, फोर्थ पॉइंट की, चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब भाई क्या हो गया कि भैया चार्ज जो होता है वो कंजर्व्ड नेचर का होता है। ना तो मैं उसको क्या कह सकते हैं, कंजर्व का मतलब समझो भाई, कंजर्व का मतलब हो गया कि चार्ज को ना तो मैं क्रिएट कर सकता हूं, ना ही भाई मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। बस चार्ज के साथ भाई हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो भैया जो चार्ज है वो कैसा है, चार्ज जो है हमारा भाई कंजर्व्ड नेचर का है, ये एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर भैया क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। इसी चीज को बोलते हैं हम चार्ज इज कंजर्व्ड। अब हमारे पास इस टॉपिक का मेन मतलब इस चैप्टर का मान लो सबसे पहला मेन टॉपिक आता है भैया हमारे पास 5वीं प्रॉपर्टी चार्ज की, जिसको बोलते हैं भैया क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन का मतलब समझते हैं। देखो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई, पहले क्वांटाइजेशन का मतलब की मैं बता देता हूं। क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि भैया जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर चार्ज जाएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर भाई अगर चार्ज जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन के इंट्रीगल मल्टीपल की फॉर्म में जाता है। इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब भाई क्या हो गया, जैसे मान लो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज जा रहा है तो इस तरीके से जाएगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन गया होगा उस पर या एक इलेक्ट्रॉन आया होगा, दो गए होंगे या दो आए होंगे। जो इलेक्ट्रॉन का वहां पर गेन और लॉस हो रहा था वो एक भाई इंटीजर की फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में होगा भैया, एक इंटीजर की फॉर्म में। और जब इंटीजर की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस होगा भैया तभी मैं उसको क्या बोलूंगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कभी ऐसा नहीं होगा कि भैया कहीं पर इलेक्ट्रॉन 2.5 इलेक्ट्रॉन चले गए थे जिसकी वजह से चार्ज आ गया। क्या दो इलेक्ट्रॉन तो जा सकते हैं, 0.5 इलेक्ट्रॉन जा सकता है भाई कहीं पर, नहीं जा सकता। तो भैया हम क्या बात करेंगे, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि हमारे ऑब्जेक्ट पर जो भी चार्ज आएगा वो कैसा आएगा भैया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में आएगा। जिसको भैया जिसको हम थोड़ा सा अब कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि भाई जो चार्ज होगा वो प्लस माइनस एन ई की फॉर्म में होगा, प्लस माइनस एन ई की फॉर्म में। वेयर भाई एन क्या है, एन है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वैल्यू दोस्त कैसी हो सकती है, आप कहोगे सर इसकी वैल्यू 1 2 3 4 और भैया इस तरीके से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ई की बात करते हैं भाई, ई की बात करते हैं। ई क्या होगा आपका, ई क्या है, ई जो है भैया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर भैया, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब इस बात को ध्यान रखना, इस बात को भैया हमको ध्यान रखना है कि हमको यहाँ पर ये जो माइनस साइन लेते हैं, जब हम आगे सॉल्व करने जाएंगे तो सिर्फ हम उसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, साइन की बात नहीं करेंगे। ठीक है, जब हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर अगर मैं चार्ज ले रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज ले रहा हूँ वहां पर मैं सिर्फ भैया किसकी बात करूंगा, उसके मैग्नीट्यूड की, साइन की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो भाई ये हमारे पास कुछ होता है चार्ज Q इज इक्वल्स टू एनी, जिसका मतलब क्या हो गया भैया, जो चार्ज होता है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पर वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होता है, इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है भाई, यहां तक की बात समझ में आई। क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या कुछ क्वेश्चन है अभी नहीं है भैया। अभी हमारे पास अब क्या आती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो यहाँ पर सारी लिख रही हैं, सारी प्रॉपर्टीज लिख रही हैं कि चार्ज कंजर्व्ड होता है भैया, अभी हमने बात कर ली। एडिटिव नेचर का होता है चार्ज, ये भी बात कर ली भैया। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हो गया, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी, ये भी बात कर ली भाई हमने। लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं भैया, ये भी बात कर ली। और हमारे पास जो भैया एक और चार्ज जो होता है भैया किस तरीके का होता है, स्केलर, इसमें हमको डायरेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं होती। तो भैया प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी हैं। प्रॉपर्टीज के बाद भाई फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है दोस्त, पहला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक, देखो जब भी आपके सामने यार न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, आपको सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो चीजें गिवन है आपको भाई वो लिखनी होती हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब उसने आपको दिया क्या है भाई, चार्ज दे दिया, इसका मतलब Q की वैल्यू दे दिया। चार्ज भी कैसा है दोस्त, नेगेटिव चार्ज है, वो भी कितने का, 1 कूलम का। और आपसे पूछा गया है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब भैया n की वैल्यू पूछ ली है। भैया किसकी वैल्यू पूछी है दोस्त आपसे, n की वैल्यू, कि भाई n की वैल्यू कितनी होती है। अब ये बताओ, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा ना, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है Q इज इक्वल्स टू एन ई, तो भैया Q जो बराबर होगा, देखो ये नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव का मतलब समझो, ये नेगेटिव चार्ज आया कहां से, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या, मतलब समझने की कोशिश करो। ये नेगेटिव चार्ज हम जानते हैं भाई, नेगेटिव चार्ज जब आता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इसका मतलब भैया यहां पर जो भी ये 1 कूलम का चार्ज जिस ऑब्जेक्ट पर आया होगा उसने इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, बस इतना मतलब है इस नेगेटिव चार्ज का। हमें मैग्नीट्यूड में रखने से कोई भी मतलब नहीं है, हमको मतलब समझ में आ गया भैया इस नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, कि भैया जिस भी ऑब्जेक्ट पर 1 कूलम का चार्ज गया है, भैया जिस भी ऑब्जेक्ट पर 1 कूलम का चार्ज गया है वो नेगेटिव होने का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन करा है। ठीक है भाई, चलो यहां पर बात करते हैं। Q इज इक्वल्स टू एन ई के वाले फॉर्मूले से भैया Q की वैल्यू है 1, n की वैल्यू हमको पता नहीं, और E की वैल्यू भाई हम जानते हैं कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ आप यहां साइड में लिख दोगे, यहां भाई आप साइड में क्या लिखोगे, E इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है भैया, अब आगे बात करते हैं। इसके बाद आप आगे क्या करोगे भाई, n को इधर ही रहने देता हूं तो ये 1 डिवाइड हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो भाई ये n की वैल्यू हुई, भाई ये n की वैल्यू हुई इतनी। अब ये बताओ, ये 10⁻⁻19 जब भैया डिनोमिनेटर से ऊपर जाता है तो भैया वो किसका हो जाएगा,
प्लस का, भैया किसका हो जाएगा, प्लस का। तो n इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूं 10⁻⁻19 ऊपर गई तो भैया कितनी आ गई 10⁻⁹ 1.6। यहां से पॉइंट हटाओ तो भैया ऊपर कितना आ जाएगा, 0, ऊपर 0 आ जाएगा, ऊपर 0 आ जाएगा दोस्त। तो आप बोल सकते हो भैया 2 से इसको काट देता हूं 5 बार और 2 से इसको काट दो भैया 8 बार, तो ये निकल कर आया 5/8 इंटू 10⁻⁹। ठीक है भाई, यहां तक कहानी निकल कर आई। हो सकता है भैया आपको हो सकता है भाई आपको यहां पर ऑप्शन में ये, आप मान लो अगर एमसीक्यू टाइप का हुआ तो भैया हो सकता है आपको ऑप्शन में ये ऑप्शन ना मिले। तो भैया इसका मतलब 8 से 5 को डिवाइड कर देते हैं। देखो अगर कहीं पर कुछ संख्या x/2 लिख रहा है, इस बात का मतलब समझो, मैं ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 5x/10 हो जाएगा ना। और भैया 10 का मतलब मैं जानता हूं एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो भाई मैं इसको 0.5x लिख सकता हूं फिर। तो भाई ऐसे ही अगर 8 आ जाता है नीचे तो 125 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, नीचे 1000 आ जाएगा। भैया कितना आ जाएगा, 1000। तो भैया ये बन जाएगा आपके सामने 5 इंटू 125 अपॉन में जब नीचे मल्टीप्लाई करा होगा तो भैया ये बन गया होगा 1000 इंटू 10⁻⁻, कितना आ जाता है भैया 90। अब इसकी बात करो भैया 125 का 5 में मल्टीप्लाई करता हूं तो भैया 625 आता है और नीचे 1000, तो भैया 3 डिजिट के बाद अगर पॉइंट लग जाएगा तो 6.25 इंटू 10⁻⁹, इतना आंसर आया। ठीक है दोस्त, अब सुनो, आपका ये आंसर थोड़ा सा ऐसे भी मिल सकता है भैया, इस पॉइंट को एक डिजिट पीछे खींच दोगे तो भैया इसकी एक पावर क्या हो जाएगी, कम। तो भैया 6.25 इंटू 10⁻⁸, तो भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और भैया ये भी हो सकता है। ठीक है, तो एक कूलाम चार्ज में भैया कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्त, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कंडक्टर so that it acquire a charge of 3.5 नैनो कूलाम। अब देखो नैनो की बात करते हैं, देखो पहले पिछले वाला जैसा ही क्वेश्चन है, मैं बस खाली भाई यहां पर आपको वैल्यू लिख देता हूं। Q की वैल्यू गिवन है 3.5 नैनो कूलाम। और भैया अभी हमने बात करी थी, जो चार्ज होता है, चार्ज की यूनिट होती है भैया कूलाम, कूलाम होती है। तो भैया इस नैनो को चेंज करना पड़ेगा। नैनो का मतलब कितना होता है दोस्त, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹। तो भैया नैनो का मतलब आ गया। यहां साइड में मैं लिख देता हूं 1 नैनो कूलाम, 1 नैनोमीटर। 1 नैनो का मतलब होता है, नैनो का मतलब होता है भैया 10⁻⁻⁹। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। n की वैल्यू दोस्त आपको निकालनी है, n की वैल्यू, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, q इज इक्वल टू ne। q की वैल्यू भैया कितनी दे रखी है, 3.5 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है भैया, आगे इज इक्वल टू n, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है भाई, यहां से बात करते हैं। देखो अब एक काम करो, पहले भाई पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं, तो ये भैया कुछ ऐसा आ जाएगा 35 इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन में 16 इंटू 10⁻⁻⁹। अब दोस्त बात करो यहां से, इधर की बात सुनो। देखो 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा। जब भाई ये प्लस का 19 हो जाएगा तो मैं ये बोल सकता हूं कि भैया जो 10⁻⁻ थी प्लस के 19 और माइनस के 9, तो भैया 10⁻10 बचेगा। 16 से बात करते हैं। भैया आप कहोगे सर 16 से ये लगभग 3 बार तो कटे, सॉरी 2 बार तो कटेगा, क्योंकि 16 दूनी 32, 32 के बाद भाई 3 रिमाइंडर बच रहा है। जब 3 रिमाइंडर बच रहा है तो 625 से अगर यार मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा आंसर आ जाता है। आप इसको काटने की ही कोशिश करो, 16 दूनी 32, भैया कितना बचा 3, पॉइंट लगाओगे 0 आ जाएगा 30। अभी भैया 16 से वो सिर्फ एक ही बार कटेगा, कितना बचा भैया 16, 30 में से 16 गए तो भैया कितने बचेंगे 14, 14 भैया फिर पॉइंट लग रहा है 0 आ जाएगा, फिर मेरे ख्याल से भाई वो 7 बार नहीं 8 बार कट जाएगा। तो 2.18 इंटू 10⁻10 इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना भैया फिजिक्स में पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट हमको रखनी है, बाकी डिजिट से हमको कोई भी मतलब नहीं है। पॉइंट के बाद भाई कितनी, सिर्फ 2 ही डिजिट, तो कितना बन गया 2.18 इंटू 10⁻10। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डज 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलाम चार्ज एग्जिस्ट इन नेचर। मतलब ये कहना चाह रहा है क्या ये वाला चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर हो सकता है। चलो बात कर लेते हैं। इसका मतलब यहां पर भी इसने हमको Q की वैल्यू दे दी, कितनी भैया 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलाम। ठीक, और भाई इसके बाद देखो पहले तो यहीं पर ही बात कर लेते हैं, बाद में चलो बाद में बताऊंगा मैं आपको। n की वैल्यू हमको निकालनी है यहाँ पर,
और ए की वैल्यू हम जानते हैं, Q इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है NE। भाई यूज करते हैं, यूज करोगे आप कहोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻20 इज इक्वल टू n पता नहीं इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप कहोगे कि सर 1.6 से 1.6 कट गया तो ये 10⁻⁻20 ये इधर आएगा तो डिवाइड में 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n बचेगा। माइनस का 19 भाई जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 19, -20 और प्लस 19 कितने हो जाएंगे भैया 10⁻⁻1। इस बात का मतलब कितना हुआ 1/10 और 1/10 का मतलब कितना हुआ 0.1। अभी भाई मैंने यही बात करी थी, जो n की जो वैल्यू है वो एक इंटीजर की फॉर्म में होनी चाहिए। क्या ये n की वैल्यू एक इंटीजर की फॉर्म में आई? आप कहोगे नहीं सर ये n की वैल्यू इंटीजर की फॉर्म में नहीं आई है। जब भैया ये n की वैल्यू इंटीजर की फॉर्म में नहीं आई है तो मैं क्या कहूंगा भाई, क्या कहूंगा भैया ये वाला जो चार्ज है, इतना जो चार्ज है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, कभी भी भैया एग्जिस्ट नहीं करेगा। और दूसरी बात भाई हम यहाँ पर हम भैया ये भी बोल सकते थे, हमने पढ़ा था कि Q मिनिमम जो हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। क्या ये वाली वैल्यू इससे कम नहीं है? आप कहोगे सर -19 -20 हो गया तो 10 से और डिवाइड हो गया। जब किसी भी चीज को मैं भैया किसी भी संख्या से डिवाइड कर देता हूं तो भैया वो वैल्यू कम हो जाती है एक्सेप्ट 0 और 1 के। क्योंकि आप देखो बहुत सारे ज्ञानी बैठे हुए हो, बोल सकते हो कि सर अभी आपने कह दिया कि किसी भी संख्या से डिवाइड करोगे तो कम हो जाएगी, 0 से डिवाइड करो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, कह सकते हो। बोलता है नहीं सर 1 से डिवाइड कर दूंगा ये तो यही रहेगी, तो कम कहाँ हुई है? तो एक्सेप्ट 0 और 1 किसी भी संख्या से डिवाइड करते हो तो भाई वो वैल्यू कम हो जाती है। इसका मतलब 10 से डिवाइड करा था तो वैल्यू कम हो गई। तो भैया ये वाला चार्ज कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। 3 क्वेश्चन हुए भाई, आगे भी कुछ क्वेश्चन है क्या? चलो देखते हैं। इफ 10⁻9 इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकंड। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुन लो क्या कह रहा है। कह रहा है एक सेकंड में एक ऑब्जेक्ट से 10⁻9 इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है। हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये बात करो, अभी हमने देखो 1 कूलम का चार्ज चाहिए हमको, कितने टाइम में 1 कूलम का चार्ज आ जाएगा? 1 सेकंड में चार्ज कितना आएगा 10⁻9 इलेक्ट्रॉन का। वह 1 सेकंड में भैया कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ रहा है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन। तो भैया चार्ज की बात करता हूं, पहले मैं चार्ज बात करता हूं, चार्ज इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में भाई कितना चार्ज आ रहा होगा? 1 सेकंड में भैया आप कहोगे सर चार्ज जितना उतना आ रहा होगा जितने इलेक्ट्रॉन निकल कर जा रहे हैं, वो जितने इलेक्ट्रॉन निकल कर, तो n इंटू ई के बराबर। n कितने थे भैया 10⁻9, ई की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है, ठीक है। तो भैया चार्ज कितना आया 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम का। तो भैया 1 सेकंड में इतना चार्ज आ रहा है। मैं इसको लिख देता हूं स्मॉल q इन 1 सेकेंड, स्मॉल q इन 1 सेकेंड, ठीक है भाई। 1 सेकंड में इतना चार्ज आया। अब मेरे को टोटल चार्ज भाई कितना चाहिए? टोटल चार्ज भैया, टोटल चार्ज भैया यही 1 सेकंड वाले कुछ टाइम तक चला होगा, टाइम t तक चला होगा, तब जाकर 1 कूलम का चार्ज आया होगा। या फिर ऐसे समझो भैया, जो टोटल चार्ज था, टोटल चार्ज भैया कैसे बना होगा? ये जो भैया 1 सेकंड वाला चार्ज है वो भैया वो कुछ टाइम तक चला होगा तब टोटल चार्ज आया होगा मेरे पास। ये वाला जो भैया टोटल चार्ज कब आया होगा? टोटल चार्ज मेरे को कितना बनाना है 1 कूलम का। 1 कूलम का चार्ज कब बन सकता है भैया? ये वाला जो चार्ज है 1 सेकंड में आया, 2 सेकंड में भैया इसका डबल हो गया होगा, 3 सेकंड में ट्रिपल, 4 सेकंड में, इस तरीके से होते होते भैया कुछ टाइम में इसका भैया चार्ज बन गया होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं ना भाई यहाँ से, तो भाई हम यहाँ से ये बोल सकते हैं ना कि भैया अगर मेरे को टाइम चाहिए तो मेरे को Q टोटल चार्ज को अपने 1 सेकंड वाले चार्ज से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, ठीक है। टोटल चार्ज भैया मेरे पास कितना है 1 कूलम का, और भैया ये वाला जो चार्ज है वो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻10। आप जानते हो भाई यहां से पॉइंट हटाओगे ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 5/8। भैया अभी हमने 1/16, ये हो जाएगा 5/8 और इंटू 10⁻10 भैया कितनी हो जाएगी? ये 10 हो जाएगी। 5/8 इंटू 10⁻10, तो भैया इतना टाइम लगेगा इसको। और ये जो टाइम आया भैया किस में आया है? आप कहोगे सर ये 1 सेकंड का था, तो ये भी जो टाइम आएगा भैया वो सेकंड में आएगा, तो इतने सेकंड लगेंगे। 5/8 सेकंड,
ठीक है भैया। आप में से कोई भारतीय चाहता हो क्या सर इसको मिनट में कितना आएगा, तो भैया सेकंड को मिनट में चेंज करने का तरीका हमको पता है, सेकंड को मिनट में भाई कैसे चेंज करते हैं वो भी पता है हमको। आगे चलो यार मैं एक बार करवा ही देता हूं, आपका भी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ भाई क्या हुआ था। तो भैया हमारे पास जो टाइम निकल कर आ रहा है, आप कहोगे सर टाइम जो निकल कर आ रहा है वो 5/8 इंटू 10⁻10 सेकेंड आ रहा है। 5/8 इंटू 10⁻10 डिवाइड कर देते हैं भैया सेकंड मिनट बनाने के लिए, तो भैया ये मिनट हो गई। दोबारा से 5/8 इंटू 10⁻10 अपॉन 60 इंटू भैया 60 से और डिवाइड कर दोगे तो मेरे ख्याल से भैया ये आवर्स हो गई, इतने आवर्स। ठीक है, अब डिवाइड करते फिर ना, जिसका जो मन करे भाई करते रहेंगे। चलो जिसका जो भी मन करता रहे भाई हम उसके अकॉर्डिंग काम करते रहेंगे। ठीक है, हमारा आंसर आ चुका है। वैसे इसको और लिख दूं और अच्छा से लिख दे सकता हूं, तो भैया मैं लिख सकता हूं 0.625 इंटू 10⁻10 सेकेंड। ठीक है भैया, इतने सेकेंड। इस कहानी को मैं इतना और लिख सकता था। ठीक है भाई, कहां तक की कहानी समझ में आई हमको। यहां पर जो सवाल हमसे पूछ रहा था कि भैया 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, तो 1 कूलाम का चार्ज बनने में कितना टाइम लगेगा, तो भैया 1 कूलाम का चार्ज बनने में मैंने आपको दिखा दिया भैया कितना टाइम लग रहा था। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं भैया, एक बार आगे, 1 मिनट का मेरे को टाइम दो भाई, सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं चेक कर लूँ एक बार। हाँ भाई सारी चीजें बढ़िया है, परफेक्ट है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। हम एक बार estimate the number of electrons and proton in 200 ग्राम of pure water and also calculate the effective nuclear charge in this water sample। चलो मैं उम्मीद करता हूं एक यार एक क्वेश्चन तो होमवर्क का बनता है ना, यहां तक आए हैं तो एक क्वेश्चन तो होमवर्क का बनता है। देखो इस वजह से ये क्वेश्चन होमवर्क का दे रहा हूं, अगर नहीं होता, अगर आपसे भाई नहीं होता है ये वाला क्वेश्चन, तो आप भाई वीडियो के कमेंट में कमेंट कर देना सर क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो हुआ नहीं है, अब आप एक्सप्लेन कर दो। भाई इसका सॉल्यूशन मैं फिर अगली वीडियो में तभी लेकर आऊंगा जब मेरे पास कमेंट आएगा। ठीक है भाई, आप जिससे मन करे आप उससे पूछें, एक बार इसका सॉल्यूशन पूछें, जिसका आपके बड़े भाई हो उनसे पूछें, आप भैया जिससे पढ़ते हो आप उनसे पूछें। लेकिन भाई एक बात, अगर आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, मैं एक बार मैं सब समझाने की कोशिश करता हूं। यहां कह रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालने 200 ग्राम प्योर वाटर में। भैया 200 ग्राम का प्योर वाटर है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने होंगे ये निकालना है, और फिर उसके बाद भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा इन दिस वाटर सैंपल में, हमको ये बताना है। ठीक है भाई, यहां तक की बात है क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब भैया हमारे पास मेथड आता है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। देखो इंटरेस्टिंग टॉपिक आ चुका है, अब तमीज से पढ़ेंगे। ठीक, तमीज से सारी चीजें। अब आते हैं भैया, देखो ऊपर तक तो अभी तक हमारी चीजें चल रही थी जैसी चल रही थी, अब भाई एक एक चीज को देखते हुए पढ़ेंगे। यहां पर अभी तक हमने आपने सुना, मैंने बोला, आपने सुना, अब मैं आपको भाई यहां से आगे दिखाऊंगा, अब आप देखते रहना क्या क्या चीजें कहां कहां होती हैं, सारी चीजें बात करेंगे। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, तो आपको दिखाई दे रहा होगा हमारे पास यहां पर मैं 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग दिखाई दे रहे हैं, बाई फ्रिक्शन, बाई कंडक्शन और बाई इंडक्शन। उससे पहले भाई हम दूसरी चीज पर चलते हैं। हमारे पास एक वर्ड आता है इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या आता है दोस्त? इलेक्ट्रिफिकेशन। यहां पर भाई मैं लिखकर लेकर आया हूं, यहां पर लिख रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन। इस इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या है? तो भाई देखो ये एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, मतलब जहां पर मैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूं दोस्त, चार्ज कर रहा हूं। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी बाय आइदर लूजिंग इलेक्ट्रॉन और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। भैया कैसे चार्ज करो, या तो वो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करवा के तुम उसको चार्ज करो, या फिर उसको गेन करवा कर चार्ज कर रहे हो। तो अभी तक जो हम चार्ज इलेक्ट्रॉन अभी लूज कर रहे थे, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज किसी भी बॉडी पर लेकर आना, भैया वही प्रोसेस क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देयर आर 3 मेथड्स, मेन मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। तो भैया 3 हमारे पास मेन मेथड होते हैं, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन। धीरे धीरे बात करेंगे। तो पहले लिख रहा है मेरे पास बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब आपने समझा होगा, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है भाई? जब दो चीजें आपस में घिसी जाती है, घिसे हैं, ठीक। बाई फ्रिक्शन का मतलब दोस्त क्या होता है? जब दो चीजें आपस में रब करी जाती हैं। मन कर रहा है क्या रब करने का? करके दिखाएं? चलो भाई करके दिखाते हैं। भैया हमारे पास करके दिखाते हैं, ठीक है भाई। देखो सपोज करो भैया ये क्या है, यहां पर देखते हैं। चलो भैया इधर देखो एक बार, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया। हमारे पास भाई यहां पर 2 ऑब्जेक्ट है। क्या है भाई? 2 ऑब्जेक्ट है।
एक तो हमारे पास भैया ये वुलन शर्ट टी शर्ट है या जो भी है भैया वुलन कपड़ा है, एक हमारे पास वुलन क्लॉथ है, और एक भाई मेरे पास एक बैलून है, ठीक है, जिसको जहां मन चाहे भाई मैं वहां पहुंचा सकता हूं, ठीक है। आप बताओ कहां रखे, इधर रख देते हैं कोने पे, ठीक। चलो, अब फ्रिक्शन का मतलब होता है, फ्रिक्शन का मतलब मैं भाई आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फ्रिक्शन का मतलब होता है जब भी हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं। एक मिनट भाई, सारी चीजें सब कुछ क्लियर है? हाँ भाई, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी किसी भी दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब किया जाता है, रब किया जाता है। फ्रिक्शन का मतलब हो गया दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करो। जैसे भाई मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जब चार्ज बताया था तो वहां पर एक एग्जांपल दिया था, हम भाई कंघे से जो कॉम्ब होता था उससे अपने हेयर को क्या कर रहे हैं, रब ही तो कर रहे हैं। तो भैया वही क्या चीज है, वो फ्रिक्शन कर रहे हैं, हम आपस में उनका क्या कराना है, फ्रिक्शन। तो भाई मैं यहां पर भी यही काम करता हूं, इस बैलून को इस टी शर्ट से भाई मैं क्या कराने की कोशिश करूंगा, रब कराने की कोशिश करूंगा। तो देखो भैया, इस बैलून को मैंने इससे भैया रब कराया, जब भैया मैंने इससे इसको रब कराया तो भैया आप देखो यहां पर क्या क्या चीजें हो रही हैं। चलो भैया मैं एक बार दोबारा से रब करा देता हूं। मैंने भैया इसको ये इस तरीके से रब करा दिया। अब देखो क्या हो रहा है भाई, ये कुछ समझ में आ रहा है? भाई मैंने रब कराया, मैं इसको इधर छोड़ रहा हूं, यहां लेकर आता हूं तो ये इधर चला गया। चलो अब देखो, अब यहां छोड़ रहा हूं, यहां पे है, यहां छोड़ रहा हूं, यहां है, यहां छोड़ रहा हूं, यहां है, यहां छोड़ रहा हूं तो भैया यहां है। ये बताओ क्या ये इसके पास गया? अभी तक तो नहीं गया, लेकिन भैया अब मैंने इसको इसके साथ रब कराया। देखो भाई मैं ये क्या कर रहा हूं, ये मैं भैया इसके साथ रब कराया, रब कराने के बाद भाई मैं इसको जब यहां छोड़ रहा हूं तो ये इधर खिसका जा रहा है। ऐसा क्या हो गया भैया? इधर छोड़ा तो इधर खिसक गया, भैया फिर इधर छोड़ रहा हूं तो भैया फिर इधर खिसका जा रहा है। दूसरी चीज देखो, इधर और चीज और देखते हैं। अब देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जो भैया जब हमने यहां पर मैं दिखा देता हूं, अब चार्जेस देखो, चार्जेस देखो, देखो भैया अभी इस वाली बॉडी पर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन, इस वाली बॉडी पर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने प्रोटॉन है ना। जब भाई आपने इसको इसके साथ रब किया, जब भैया आपने इसको इसके साथ रब किया तो क्या हुआ दोस्त, इस बॉडी के कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, इस बॉडी के कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। जब भैया इस बॉडी के कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए हैं तो आप क्या बोलोगे कि सर ये तो नेगेटिव चार्ज हो गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, और भैया ये पॉजिटिव चार्ज हो गया क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है। तो भैया ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। हमने प्रॉपर्टीज में ये पढ़ा था भैया, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो भैया जब मैं इसको यहां रख रहा था तो ये इसकी तरफ खिंचा जा रहा था, किस वजह से खिंचा जा रहा था भैया? इस पर नेगेटिव चार्ज था, इस पर पॉजिटिव चार्ज था, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, इस वजह से ये यहां नहीं रुक रहा था, ठीक है। तो भैया फ्रिक्शन करने से क्या होता है, जब हम दो ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन जब रब करते हैं एक दूसरे से, जब भैया हम दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से रब करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट के कुछ इलेक्ट्रॉन उससे निकलकर दूसरे ऑब्जेक्ट पर चले जाते हैं, और जिस ऑब्जेक्ट से भैया निकलते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जिस पर चले जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बात है क्लियर? फ्रिक्शन वाला पार्ट क्लियर? आगे बढ़ते हैं भैया। अब इधर देखो, मैं इसको भाई यहां लेकर जाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो भैया मैं इसको इसके पास लेके गया, क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? आप कहोगे कि सर आप इसको जब इसके पास लेकर जा रहे थे तो यहां पर जो माइनस वाले चार्ज थे वो इससे दूर हो गए, माइनस वाले चार्ज भाई इससे दूर होते जा रहे हैं, माइनस वाले देखो। तो भाई आप क्या समझ में आया कि भैया जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं भैया, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को, अनलाइक चार्जेस भैया एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। भैया यहां तक की बातें समझ में आई? अनलाइक चार्जेस भैया एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और भैया जो लाइक चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो भैया फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन हमारे पास पहला पार्ट था बाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब क्या होगा, जब भी आप दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करोगे, जब भी भाई आप आपस में दो ऑब्जेक्ट को रब करोगे तो भैया क्या होगा, तो भाई क्या होगा, उससे कुछ इलेक्ट्रॉन, एक ऑब्जेक्ट से कुछ इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, और जहां से लूज होंगे वो पॉजिटिव चार्ज, और एक दूसरे ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और जहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे भैया वहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो भैया ये हो गया हमारा पहला कंसेप्ट बाई फ्रिक्शन। बाई कंडक्शन की बात करते हैं भैया। बाई फ्रिक्शन एक बार आप देख लो, यहां पर लिख रहा है when two bodies are made to rub against the surface of each other, then the body which gains the electron becomes the negative charge
एंड द बॉडी विच लूजेस द इलेक्ट्रॉन बिकम द पॉजिटिव चार्ज। जो भाई मैंने अभी आपको बात बताई वो यहाँ बात लिख रही है साफ साफ, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। एग्जाम्पल भाई मैंने आपको अभी दिखा दिया, बेस्ट एग्जाम्पल था, अच्छा एग्जाम्पल था, और यही कारण था जो चार्ज में मैंने आपको जो पहला वाला दिखाया था ना, बैलून वाला, वाटर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, तो भैया यही कारण था वहां पर भी, ठीक है। अब अगला बात करते हैं। अगला क्या है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो भैया दूसरा मेथड है हमारे पास बाई कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, कंडक्शन का मतलब सुनो, जैसे भाई आप लोगों के घर में कंडक्शन का मतलब होता है किसी भी दो चीजों को आपस में कांटेक्ट कराओ। और देखो कांटेक्ट कराने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब होता है आपने डायरेक्ट टच करा दिया, और एक होता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट। इनडायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब होता है वो टच तो कराए लेकिन किसी थर्ड मीडियम से, किसी थर्ड ऑब्जेक्ट की हेल्प से, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसमें क्या होता है भाई, एक मेरे पास अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट होता है भैया, कैसा, अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट, अनचार्ज ऑब्जेक्ट, और एक होता है भैया चार्ज ऑब्जेक्ट, जो यहां पर अभी प्लस का है, ठीक है। जब मैं भैया चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के साथ टच कराता हूं तो भैया ये पूरा एक सिस्टम बन जाता है। क्या बन जाता है भैया, एक सिस्टम बन जाता है। और सिस्टम इस तरीके से बन जाता है कि भैया यहां पर जो इस ऑब्जेक्ट पर टोटल चार्ज था कैपिटल क्यू, वो भैया इस पूरे सिस्टम का चार्ज हो जाता है। इसका मतलब इस पर कुछ भी चार्ज तो नहीं था, सारा का सारा चार्ज इस पर था। जब आपने इसको टच कराया, जब भैया आपने इसको टच कराया तो इस पूरे सिस्टम पर इस कैपिटल क्यू के बराबर का ही चार्ज आ गया पूरे सिस्टम पर। अब जब आप भैया इसको सेपरेट करोगे, जब आप भैया इसको सेपरेट करोगे, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम मटेरियल के और भैया सेम साइज के हैं तो भैया यहां पर इनका पोटेंशियल भैया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल होता क्या है भाई, आगे बात करते हैं। तो सिंपल मैं यहां पर जो बात होनी है वो बात करता हूं मैं। पोटेंशियल आप कहोगे भैया अब ये पोटेंशियल क्या आ गया, पोटेंशियल भैया हमको सेकंड चैप्टर में बात करनी है, तो यहां हम उसकी बात नहीं करते। यहां पर जो सिंपल बात करनी है वही बात करते हैं। जब भैया सिस्टम को, आप इस सिस्टम को अलग करोगे तो भैया इन दोनों पर इसका आधा आधा चार्ज चला जाएगा। तो अगर इस पर क्यू चार्ज था, यहां पर जब सिस्टम बनाया तो सिस्टम पर भी क्यू चार्ज होगा। जब आपने इसको अलग अलग करा तो भैया इस पर भी Q/2 चार्ज हो गया और भैया इस पर भी Q/2 चार्ज हो गया, ठीक है भाई। यहां तक की बात है। इसका मतलब क्या होता है, और इस वाले केस में भैया आप देखोगे ये वाला पॉजिटिव था, ये हमारे पास अनचार्ज था, तो भैया इस पर जो चार्ज आया है अनचार्ज पर, भैया वो भी कैसा आया है, पॉजिटिव। तो कंडक्शन से सेम चार्ज क्रिएट हो जाता है। अगर ये पॉजिटिव है, अगर मेरे पास जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव है तो अनचार्ज पर भी पॉजिटिव आएगा। अगर चार्ज ऑब्जेक्ट नेगेटिव है तो अनचार्ज पर भी भाई कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है भाई। यहां तक की बात है क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भाई हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड क्या है भाई, बाय इंडक्शन। इंडक्शन का क्या मतलब है, इंडक्शन का भी सेम कहानी ऐसी है, लेकिन भाई इस वाले में अब हम उसको टच नहीं कराते। ये चार्ज ऑब्जेक्ट मान लो, मैं एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को सिर्फ उसके पास तक लेकर जाऊंगा, मैं भैया उसको वहां पर टच नहीं कराऊंगा। क्या भैया, हम टच नहीं कराएंगे, सिर्फ उसके पास तक लेके जाएंगे। तो वहां की कहानी सुनो, जब भैया हम उसको उसके पास तक लेकर गए तो भैया उससे क्या होगा, ये प्लस का चार्ज था, मैं इसके पास लेकर गया, मैं जानता हूं ये जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है इसमें प्लस का भी चार्ज है और माइनस का, तो भैया ये जो प्लस का है इसके माइनस वाले चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो भैया जो इसके पास में सरफेस थी उस पर माइनस का चार्ज आ गया, जो इससे दूर सरफेस थी उस पर प्लस का चार्ज आ गया। माइनस का चार्ज अट्रैक्शन की वजह से यहां पर आ गया, रिपल्शन की वजह से भैया प्लस का चार्ज इधर चला गया, ठीक। उसके बाद भाई सेकंड स्टेप में मैंने क्या करा, जहां भैया ये वाला जो दूसरा वाला चार्ज था उसको मैंने भैया अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग करने का क्या मतलब होता है, देखो पहले तो ये समझो, अर्थ का जो पोटेंशियल होता है जीरो होता है, एक तरीके से ये समझ लो अर्थ भैया एक समंदर है जहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अर्थ क्या है, एक समंदर है जहां पर भैया बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अगर उसमें से आप एक लोटा पानी निकाल भी लोगे, एक लोटा इलेक्ट्रॉन निकाल भी लोगे तो भैया अर्थ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक लोटा उसमें पानी डाल भी दो, मतलब एक लोटा इलेक्ट्रॉन डाल भी दो तो भी भैया कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम कहानी भैया यहां पर पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या हो गया, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। क्या हो गई भैया, इलेक्ट्रॉनों की कमी। जैसे ही मैंने अर्थिंग करा तो भैया अर्थ से इलेक्ट्रॉन आकर इसको यहां पर क्या कर जाते हैं, बैलेंस कर जाते हैं। भैया क्या कर जाते हैं, बैलेंस कर जाते हैं। और जैसे भाई ये बैलेंस होगा, मैं क्या करूंगा, इस अर्थिंग को, जैसे भैया यहां का जो सारा चार्ज खत्म हो जाएगा, भैया मैं इस अर्थिंग को काट दूंगा। काटने के बाद भाई मेरे पास ऐसा बचेगा कि यहां का चार्ज तो पूरा खत्म हो गया, जो चार्ज बचा भैया वो यहां पर बचा, जो चार्ज बचा भाई वो यहां पर बचा। अब यहां वाला जो चार्ज है, अब आप इस ऑब्जेक्ट को दूर ले जाइए तो भैया ये इधर वाला चार्ज फिर वो पूरे स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको बोलते हैं हम क्या, बाय इंडक्शन। मतलब
एक पॉजिटिव चार्ज था ऑब्जेक्ट और एक अनचार्ज बॉडी थी, इससे मैंने चार्ज बॉडी बना दी भैया कैसी, नेगेटिव। पॉजिटिव का हेल्प लेकर मैंने नेगेटिव चार्ज को बना दिया है एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। लेकिन मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट को आपस में टच नहीं कराया। ठीक है, इसको बोलते हैं भाई क्या, इंडक्शन। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या है भैया, ग्राउंडिंग और अर्थिंग। भैया यहां पर भी मैंने जो बताया देख लो, यहां पर क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग चार्ज विद द अर्थ, अर्थ के साथ। इट इज डन एज सेफ्टी मेजर फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड अदर अप्लायंसेस, ताकि भाई जो हमारे अदर अप्लायंसेस हैं, आपने देखा हो घर में भी हम अर्थिंग करते हैं। ठीक है, वो यही रीजन है कि भाई अगर कहीं पर चार्जेस ज्यादा आ जाए तो वो हमारी अर्थ उसको मेंटेन कर दो। ठीक है दोस्त, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कहोगे कि सर क्वेश्चन कितने कराओगे, भाई जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो पाएंगे ना उतने सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, जो चीजें, छोटी मोटी चीजों के भी क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन। क्या है, इफ वी कॉम्ब आवर हेयर ऑन अ ड्राई डे। भाई देखो, पहला क्वेश्चन मेरा होमवर्क देने का मन कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको मिसकंसेप्ट में लेकर चलते हैं, कॉम वाले कंसेप्ट को। तो एक बार मैं क्वेश्चन बता देता हूं और होमवर्क क्वेश्चन है, आप भाई इसका आंसर ढूंढ कर लाकर कमेंट करिए वीडियो पे। ठीक है, कमेंट करना है, इफ वी कॉम्ब आवर हेयर ऑन अ ड्राई डे एंड ब्रिंग द कॉम्ब नियर स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, द कॉम्ब अट्रैक्ट द पीसेज, व्हाई। क्यों करता है, हमको ये बताना भाई। अट्रैक्ट तो कर रहा है, आपने सही बोला अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन क्यों करता है भैया, ये बताओ, करता क्यों है। ठीक है, तो होमवर्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां और क्वेश्चन नंबर 6 भैया होमवर्क क्वेश्चन थे, मैंने आपको दे दिए होमवर्क क्वेश्चन, याद रखना। साथ में पर चलते हैं, डज द अट्रैक्शन बिटवीन द कॉम एंड द पीसेज पेपर लास्ट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्या ये कह रहा है जो कॉम और पेपर के बीच में जो भैया जो अट्रैक्शन था, क्या वो बहुत टाइम के लिए, मतलब लंबे समय के लिए रह सकता है। तो भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो लंबे समय के लिए, जब हम उसको कॉम करते हैं तो भैया वो चार्ज तो हो जाता है, जब आप उसके पास लेके जाते हो तो वो चार्ज जो रहता है वो थोड़े से समय के लिए रहता है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है। उसके बाद भाई वो फिर कॉम जो होता है, जो हमारे एनवायरमेंट में भी एक मान लो कुछ ऐसे चीजें मौजूद रहती हैं जिन पर भैया कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन रहता है, तो भैया वो उससे उसको बैलेंस कर लेता है और वो कॉम दोबारा से थोड़े से ही टाइम में, बोल सकते हैं 1 मिनट से कम के टाइम में भैया वो क्या हो जाता है, दोबारा से न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो ये लॉन्ग सम पीरियड के लिए चार्ज नहीं रहता, एक छोटे से पीरियड के लिए रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा, समझने के लिए था, आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं दोस्त, क्या है, कैन टू सिमिलर चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर। ये बताओ भाई, सिमिलर का मतलब समझो, सिमिलर का मतलब कह रहा है क्या भाई, प्लस प्लस के और माइनस माइनस के, क्या प्लस प्लस के और माइनस माइनस के एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्या भाई प्लस प्लस के और माइनस माइनस के एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहां पर हमसे क्या पूछ रहा है, क्या प्लस प्लस के और माइनस माइनस के एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, हमको यही बताना है भाई, क्या प्लस प्लस के और माइनस माइनस के एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सिमिलरली चार्जेस। तो अभी मैंने क्या कहा था आपसे, आप कहोगे सर नहीं करेंगे, लेकिन भाई मैं करवा दूंगा। ठीक है, मैं करवा सकता हूं, बताते हैं कैसे। आप कहोगे सर आप कैसे करवा दोगे, अभी तो आपने ये कहा था कि जो लाइक चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को भैया क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। हाँ भैया मैंने आपसे कहा था, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैंने ये कहा था। लेकिन अब आप कह रहे हो कि भैया सिमिलर चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। भैया इसका आंसर यस है, बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे ये बात करते हैं, किस तरीके से करेंगे। देखो सपोज करो आपके पास जो दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट भैया ये है और भैया एक ऑब्जेक्ट ये है। ठीक, एक ऑब्जेक्ट पर भैया प्लस का क्यू है और इस वाले ऑब्जेक्ट पर भैया प्लस का क्यू है। ठीक, यहां पर बात करते हैं। अब सुनो, देखो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसके कंपैरिजन में इस पर जो भैया चार्ज है, इसके कंपैरिजन में इस पर जो चार्ज है भाई वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में जब भाई दो सिमिलर चार्जेस होते हैं और एक बॉडी पर दूसरे बॉडी के कंपैरिजन में जो चार्ज होता है भाई वो बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसी वाली कंडीशन में भैया बॉडी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती है। कैसे कर लेंगी भाई, ये बताओ। इस पे प्लस का चार्ज है तो मैं ये बोल सकता हूं यहां पर प्रोटॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, और भैया वो जो प्रोटॉन होगा और यहां पर भैया इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी कम होगी, और भैया प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगी, कम होगी। तो भैया इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो जो बहुत सारे
इलेक्ट्रॉन थे, या फिर समझो इसके भैया जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। ये मान लो 100 लोग मिलकर एक लड़के को खींचते हैं, तो क्या वो खींच नहीं पाएगा? खिंच जाएगा ना। 100 लड़के एक लड़के को खींचने तो भाई खिंच सकता है ना। तो भाई यहां पर सेम कंसेप्ट होता है कि भाई यहां पर जो चार्ज है वो इसके कंपैरिजन में इतना ज्यादा है कि भाई इस पर जो लगने वाला रिपल्शन फोर्स था वो भैया कैंसिल हो जाता है और ये ऑब्जेक्ट भैया अट्रैक्ट हो जाता है किसकी तरफ? इस बड़े ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, तो सिमिलर चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो दूसरे ऑब्जेक्ट पर चार्ज हो वो पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है भाई, पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा। ठीक, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। डज इन चार्जिंग द मास ऑफ अ बॉडी चेंज? मास चेंज होता है। देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो भैया एक इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻³ kg के बराबर होता है। अगर भैया एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट पर जाएगा तो इतना मास भैया साथ चला जाएगा उसके। इसका मतलब जब भैया चार्जिंग कर रहे हो तो भैया बॉडी का मास भी क्या होता है? चेंज होता है। बॉडी का मास भी भाई क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है भाई, यहां तक की बात है क्लियर। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई? कूलाम्स लॉ। चलो भाई अच्छा टॉपिक आ चुका है। क्या है हमारे पास? कूलाम्स लॉ। इस कूलाम्स लॉ की बात करते हैं। कूलाम्स लॉ कहता क्या है? कूलाम्स लॉ भैया सुनो, कूलाम्स लॉ क्या कहता है? कूलाम्स लॉ कहता है सपोज करिए भैया हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है। क्या है भैया? दो ऑब्जेक्ट, वो भी दो ऑब्जेक्ट कैसे? पॉइंट चार्ज। मैं यहां पर लिख देता हूं 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस। भैया पहले कैसे? पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, प्लेस्ड एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। भैया जब दो चार्जेस को कुछ डिस्टेंस पर हम रखते हैं तो हम जानते हैं भैया उनके बीच में फिर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा भाई? एक फोर्स लगेगा। जब फोर्स लगेगा तो उस फोर्स की भी बात कर लेते हैं, कैसा फोर्स लगेगा। देन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस, देन फोर्स बिटवीन द चार्जेस, देन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस क्या होगा? अब इस फोर्स की बात करते हैं। भैया जो फोर्स लग रहा है वो कैसा होगा? पहले यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। सपोज करो भैया ये एक पॉइंट चार्ज था जिसको मैंने नाम दे दिया Q1। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज था? Q1 था। और एक ये दूसरा ऑब्जेक्ट था जिस पर चार्ज कितना था भैया? Q2। और ये जो डिस्टेंस कितने पर रखे हुए हैं? R पर। इस बॉडी को नाम यहाँ पर नाम दे देते हैं। ये पॉइंट हो गया भाई मेरे पास कौन सा? ये पॉइंट हो जाता है दोस्त हमारे पास A, और भैया ये पॉइंट हो जाता है हमारे पास B। ठीक है भैया, अब हमने क्या कहा भैया जब हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस होते हैं और एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखे जाते हैं तो उनके बीच में भैया एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होता है। और फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है या अट्रैक्शन होता है भैया वो क्या कहता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। जो भैया जो फोर्स होता है, फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भैया किसके? प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के। पहला। दूसरा भैया वो जो फोर्स होता है भैया वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? R² के। सुन लेना भैया मेरी बातों को ध्यान से, मैंने क्या बोला है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब मैं भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहा हूं तो मैं ये नहीं बोलूंगा 1/r² के। क्या बोलेंगे? R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर आप भैया ये बोलते हो 1/r² के, तो 1/r² के इनवर्सली नहीं है भाई, वो क्या है? डायरेक्टली है। क्या है? डायरेक्टली। अब इन दोनों कंडीशन को भाई अगर मैं एक साथ मिला देता हूं तो आप कहोगे भैया ये बन जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है भाई, हमारे पास यहां तक कहानी निकल कर आई। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भैया हमारे पास क्या निकल कर आता है? हमारे पास निकल कर आया है जो मेरे पास जो भाई फोर्स था F, वो क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है Q1 Q2 अपॉन में R²। अब सुनो भाई, अब क्या होता है भैया जब आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो हम जानते हैं एक कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट को भैया मैं स्मॉल के, यहाँ पर भैया कितना मानकर चल रहा हूं मैं? स्मॉल के मान लेते हैं।
उस कांस्टेंट को कितना मान लेते हैं भाई, हम स्मॉल k मान लेते हैं। स्मॉल k क्यों माना है भाई, अभी आगे एक और जगह पर k आएगा ताकि आप उन दोनों k में कंफ्यूज ना हो जाओ, इसके लिए भाई मैंने स्मॉल k मान लिया है। ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। वेयर आप कहोगे वेयर जो k है भाई, जो k है, वेयर k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू भाई कितनी होती है 8.998 इंटू 10⁻⁹, ठीक है भाई। एग्जैक्ट वैल्यू जो हमको कुछ वैल्यूज पता है उसके बेसिस पर। और भैया इस चीज को ध्यान रखना, ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है भैया कहाँ रखे गए हैं, ये जो फोर्स रखे गए हैं भैया ये एयर में रखे गए हैं। अभी फिलहाल किस में रखे गए हैं दोस्त, एयर में। ये जो दोनों सॉरी फोर्स नहीं, ये दोनों चार्जेस जो है भाई वो एयर में रखे गए हैं, तब ये वाली कंडीशन निकल कर आती है। इसको मैं भैया आपके तरीके से ही लिख देता हूं, आपने पढ़ा होगा इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि वो जो 8.998 था उसको मैं अप्रॉक्स 9 मान सकता हूं। और भैया इसका वो कितना बन जाएगा, आप बोलोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इस k की भाई एक और वैल्यू होती है, इस k की भैया एक और वैल्यू होती है जिसको मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलता हूं। भैया कितना बोलता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर भैया ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, NOT, NOT नहीं भाई, NOT नहीं, इस बात को ध्यान रखो, NOUGT, ठीक, एप्सिलॉन नॉट। और इसका भैया मतलब क्या होता है, इसका मतलब इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है भैया। क्या है ये भैया, परमिटिविटी है किसकी, फ्री स्पेस की, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं भैया, इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है भैया। यहां तक हमको ध्यान रखना है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ठीक है हमको यहां तक बातें समझ में आ गई, ये बताओ इस परमिटिविटी का क्या मतलब है, इस परमिटिविटी का क्या मतलब है। आपने जो समझाया ठीक है, हमको समझ में आ गया। कूलम्स लॉ क्या था, एयर के अंदर दो चार्जेस रखे हैं जिसका Q1 Q2 चार्ज है, डिस्टेंस r था, तो भैया जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उन दोनों के प्रोडक्ट के, मतलब Q1 Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के, मतलब 1/r स्क्वायर के, ठीक है भाई। यहां तक भैया जब मैं इनको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मतलब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आ जाता है k, जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है, जिसकी k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी होती है। यहाँ पर भैया इसको मैं एप्सिलॉन नॉट बोलता हूं, और ये भैया एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। अब ये परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी देखो, परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मटेरियल, मतलब हर मटेरियल की प्रॉपर्टी है। और कैसी प्रॉपर्टी है, विच मेजर द अपोजिशन ऑफर्ड अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो अभी आप ध्यान रखो क्या, जैसे मैग्नेट होती है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, ऐसे ही चार्ज भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। तो भैया ये क्या है, परमिटिविटी क्या है, एक प्रॉपर्टी है हर मटेरियल की, जो क्या मीजर करती है, जो ये मीजर करती है कि भैया ये जो अपोजिशन हमको कितना ऑफर हो रहा है, मतलब अपोजिशन कितना मिल रहा है, किस चीज के अगेंस्ट में भैया, किस चीज के अगेंस्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेशन के अगेंस्ट में कितना अपोजिशन हमको मिल रहा है भाई, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसी प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं हम, परमिटिविटी, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ एवरी मटेरियल विच मेजर द अपोजिशन ऑफर्स अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। परमिटिविटी इज नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, भैया फिक्स नहीं होती, क्योंकि ये नहीं डिपेंड करती है चीजों पर, किन किन चीजों पर, इट कैन वेरी विद पोजिशन इन द मीडियम। भैया मीडियम में कहां पर, तुमने किस मीडियम में किस जगह पर रखा हुआ है, और वहां पर कैसे मेजर करो, कैसे डिपेंड करेगी वो देखो, क्योंकि भैया उसकी फ्रीक्वेंसी उस जगह पर अलग हो सकती है, अप्लाइड फील्ड, ह्यूमिडिटी भैया अगर वहां पर ज्यादा हुई या कम हुई, टेम्परेचर वहां का कैसा है, और भैया और अदर पैरामीटर्स होते हैं जिन पर ये परमिटिविटी क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है भाई। तो परमिटिविटी क्या है, जैसे हमने रेजिस्टिविटी पढ़ा था, रेजिस्टिविटी क्या होती थी कि जब इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो कर रहा होता है
तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है उस इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो में। ऐसे ही भैया यहाँ पर एक हिंड्रेंस, एक अपोजिशन ऑफर्स होता है किसके अगेंस्ट में भैया, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। और इसी प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं भाई, परमिटिविटी। क्या बोलते हैं भैया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है भाई, देखो यार टाइम हो चुका है। मैं उम्मीद कर रहा था, मैं भाई बहुत सोच कर आया था कि आज हम बहुत आगे तक की बातचीत करेंगे, लेकिन भैया अभी हमारे पास हम यहाँ तक ही हो पाए और टाइम भैया बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ से हम कल कंटिन्यू करते हैं, भाई। देखो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा, आपको समझ में भी आ चुका होगा। अभी तक जितने भी कंसेप्ट की हमने बात करी थी भाई आपको समझ में आ गई है। अभी आगे हमारा चल रहा है भैया, अभी हमको भैया वेक्टर लॉ पढ़ना है, वेक्टर फॉर्म पढ़नी है। वेक्टर फॉर्म से पहले भाई याद रखना, वेक्टर फॉर्म पर आने से पहले कल भाई 11th क्लास के कुछ कंसेप्ट जो हैं वेक्टर फॉर्म पर आने से पहले भैया कुछ 11th क्लास के कंसेप्ट मैं आपको पहले वो क्लियर कराऊंगा कि भैया वेक्टर क्या होता है, किस तरीके से वेक्टर सम किया जाता है, किस तरीके से वेक्टरों के बीच में एंगल निकाला जाता है। तो पहले सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे, तो ध्यान रखना, क्योंकि भैया इस पर जो भैया जो क्वेश्चन होंगे आपके वेक्टर लॉ से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वो आप जब ही कर पाओगे भाई, वो आप जब ही कर पाओगे जब आप उनको देख लोगे। ठीक है, अभी हमारे पास बहुत सारा काम है करने को। तो भाई आज हमारी फर्स्ट क्लास थी, इस फर्स्ट क्लास में भैया हमने कूलम्ब्स लॉ तक का हमने सब कुछ पढ़ा है। कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड अभी क्वेश्चन नहीं करे हैं, लेकिन क्वेश्चन भाई हम आगे करेंगे। मैं उससे पहले भाई आपको एक चीज और दिखा देता हूं, उससे पहले भैया मैं आपको एक चीज और दिखा देते हैं। जैसे अभी भाई हमने एक चीज देखी थी कि भैया दो चीजों के बीच में फोर्स जो लग रहा था, कैसे पता चलेगा। देखो ये मानो ये हमारे पास भैया पॉजिटिव चार्ज है, मैं इसको नेगेटिव कर देता हूं, सॉरी भैया ये नेगेटिव चार्ज है। अब आप देख पा रहे हो ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। ये भैया एक पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। आप देख पा रहे हो जैसे ही आप इसको इसके पास लेकर जा रहे थे, तो भैया ये दोनों, चलो मैं इनको पहले पॉजिटिव पॉजिटिव कर देता हूं भैया दोनों को, ये भी 8 का ये भी 8 का। अब आप देखो ये दोनों पास में हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट पास में। आपको समझ में आ रहा होगा भाई यहां पर इस वाले ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऑन Q2 बाई Q1, ये Q1 एक फोर्स लगा रहा है, किस डायरेक्शन में लगा रहा है भैया, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में लगाने का क्या मतलब है भैया, ये वाला जो Q1 है वो इसको अपने से दूर धकेल रहा है। ठीक, इधर बात करो भैया, ये जो Q2 है ये भी क्या कर रहा है, इस Q1 पर फोर्स लगा रहा है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो भैया एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो भैया एक ही ऑब्जेक्ट पर, इस वाले ऑब्जेक्ट पर फोर्स इधर लग रहा है और भैया इस पर एक्शन इधर को हुआ। हम जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो भैया इधर जब एक्शन हो रहा है एक फोर्स, तो इसके अपोजिट में भी एक फोर्स, ये भैया अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा और वो फोर्स कैसा होगा, इक्वल। आप देख पा रहे हो भैया दोनों फोर्सेस कैसे हैं, इक्वल। जैसे जैसे भाई ये दूर जाएंगे आप कहोगे भैया इनके बीच का जो फोर्स है वो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ये तो भैया दोनों पॉजिटिव हो गए थे। अब भाई मैं एक बार इनको नेगेटिव ले लेता हूं भैया, ये रहा एक नेगेटिव चार्ज। अब आप जानते हो भैया पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देखो भैया आप जैसे ही इसको पास में लेकर जा रहे हो, जैसे भैया पास में लेकर जा रहे हो, तो भैया ये वाला जो चार्ज है इसको अपनी तरफ खींच रहा है ना, सॉरी भैया देखो ये वाला जो चार्ज है Q1 Q2 को अपनी तरफ खींच रहा है। फोर्स ऑन Q2 बाई Q1 किस डायरेक्शन में भैया, इस डायरेक्शन में। फोर्स ऑन Q1, इस Q1 पर भैया एक फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। Q2 इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो भैया Q1 अपनी तरफ खींच रहा है, Q2 अपनी तरफ खींच रहा है, तो दोनों पर भैया अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो भैया हम जानते हैं भैया अगर एक तरफ फोर्स लगेगा तो उसके अपोजिट में भी एक जरूर फोर्स होगा, ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड भाई कैसा होगा, इक्वल। कैसा होगा भैया, इक्वल। तो भाई यहां से हमको ये समझ में आ गया कि भैया पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अटैक करेंगे। तो भाई आज हमारा कूलम्ब लॉ तक की आज हमने बातचीत करी है, इसके आगे भाई हम कल बातचीत करेंगे। और भाई ध्यान रखना आपको डेली मैथ की 12th क्लास की मैथ और फिजिक्स की भाई क्लासेस मिलेंगी आपको डेली। और कितने बजे मिलेंगी भैया, ये शाम को 4 बजे 4 PM पर, जिस टाइम पर भैया आप सभी लोग इसको देख सकते हो, ठीक है। अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में है, कुछ टाइम के बाद भाई आपको बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि इस चीज को लाइव प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है दोस्तों। तो सभी को राधे राधे दोस्त, मिलते हैं अपने नई वीडियो में, जहां से हम स्टार्ट करेंगे भैया, कहां से स्टार्ट करेंगे, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। उससे पहले भैया कुछ 11th के कंसेप्ट करेंगे, ठीक है। तो सभी को राधे राधे भाई, नई वीडियो में मुलाकात करेंगे आप सभी से। और हमारे साथ भाई
प्लीज जुड़े रहना, ताकि आपको ये फिजिक्स जो थोड़ा बहुत आप लोग डरते हो उससे आपका थोड़ा बहुत डर भाई निकल जाए। अगर आपके दिमाग से फिजिक्स को लेकर थोड़ा बहुत डर निकल जाएगा तो मैं ये समझूंगा कि मेरी मेहनत भाई सफल हुई। ठीक है, तो सभी को राधे राधे मित्र, नई वीडियो में मिलते हैं।